हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। देखो, आज हम बात करेंगे, हम थे फोर्थ चैप्टर पे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर था आपका ये वाला, मर्जर एंड अमलगमेशन अकाउंटिंग एक्सपेक्ट ऑफ अमलगमेशन। ठीक है, इसका हमने पढ़े थे। दो तरीके के अमलगमेशन होते हैं। अमलगमेशन कितने तरीके के होते हैं? दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, अब अकाउंटिंग फॉर मर्जर AS 14 हमने पढ़ा था कि वो किसके लिए होता है? अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन के लिए होता है। ठीक है, AS 14 ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकाउंट जो AS 14 है वो किसके लिए अकाउंटिंग करता है? तो AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन के लिए करता है, जिसके दो तरीके हैं। ठीक है, जिसके कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और दूसरा है परचेज मेथड। तो हमने जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किया था। आज हम बात करेंगे परचेज मेथड की। ठीक है, तो आपको ओवरऑल पूरा समझ में आ गया कि हम कहाँ चल रहे हैं और क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है? द परचेज मेथड। अब ये अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन के लिए अकॉर्डिंग टू AS 14 हम कर रहे हैं। तो हम ये परचेज मेथड को समझेंगे कि हम यदि मर्जर कर रहे हैं दो कंपनियों का अमलगमेशन हो रहा है, दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, तो क्या हम उनकी बैलेंस शीट को भी मर्ज करेंगे और हम उनकी बैलेंस शीट को कैसे ट्रीट करेंगे? ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी की और ट्रांसफरी कंपनी की, क्योंकि हम कर रहे हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन में टर्म इस्तेमाल होती है ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है? जो ट्रांसफर हो रही है। और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होती है? जो ट्रांसफर जिसमें ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो अब द परचेज मेथड में क्या लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में? इन प्रिपेयरिंग द ट्रांसफरी कंपनी। और हमें ये पता था, हमने पुलिंग इंटरेस्ट मेथड में किया है कि जो दो कंपनी है उसको अलग अलग दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट मर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इंडिविजुअली दोनों कंपनी के थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिख सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे लिखना है वही हमने पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में किया था और वही हम परचेज मेथड में करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इन प्रिपेयरिंग द ट्रांसफरी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करोगे, को बनाओगे, तो आपने क्या करना है? अमलगमेशन के टाइम पे जो ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी है, वो आप उसका जो अमाउंट है वो आप कहाँ इनकॉर्पोरेट कर दोगे? ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट में। ठीक है, जब आप ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे और आपको पता है कि दो कंपनीज का अमलगमेशन हुआ है, तो जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी असेट्स और लायबिलिटी आप कहाँ इनकॉर्पोरेट कर दोगे? कहाँ लिख दोगे? ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट में। यही आपकी इसमें लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट their existing carrying amount, or alternatively the consideration should be allocated to the individual identifiable assets and liability on the basis of their fair value at the date of amalgamation के टाइम पर जो इसकी वैल्यू होगी असेट्स की लायबिलिटी की, वो आप ट्रांसफरर कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लिख देंगे। रिजर्व का क्या हिसाब होता है? इंटरेस्ट, पुलिंग इंटरेस्ट मेथड में आप रिजर्व लेके चलते हो ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी में, पर यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है उसकी एंट्री करेंगे ट्रांसफरी कंपनी में की बैलेंस शीट में। और कोई भी रिजर्व, किसी भी तरीके का रिजर्व, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे रेवेन्यू रिजर्व हो, या कोई और रिजर्व हो, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रांसफरर कंपनी के। ठीक है, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट में, और कोई रिजर्व ट्रांसफर नहीं करेंगे। यही आपके उसमें लिखा है। रिजर्व ब्रैकेट में लिखा है वेदर कैपिटल, रेवेन्यू और अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट एज इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आप स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो ट्रांसफर करोगे, वो लिखोगे आप ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ट्रांसफरर कंपनी का कोई भी रिजर्व ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा, सिवाय स्टैट्यूटरी रिजर्व के। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में ये हम पढ़ रहे थे, यहाँ मैं हाईलाइट करना भूल गई, ये वाला पैराग्राफ हमने पूरा पढ़ लिया। और इसमें क्या बातें लिखी हैं आपके मॉड्यूल में है ये पैराग्राफ, और इसमें क्या लिखा है कि आप जब फाइनेंशियल
पूरी मैंने सिचुएशन बता दी है। जब ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करोगे और आपको पता है अमलगमेशन हुआ है, तो आपको दोनों कंपनी के बैलेंस शीट को मर्ज नहीं करना है। आप ट्रांसफरर कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी को लिख दोगे ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस टाइम जो उसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू के साथ, ठीक है। रिजर्व सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखा जाएगा ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट में, और कोई भी किसी भी तरीके का रिजर्व नहीं लिखा जाएगा ट्रांसफरर कंपनी का। ट्रांसफरी कंपनी में थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब समझ में आ जाएगा ना आपको, तो आप ऐसे ही आराम से समझोगे भी और लिखोगे भी। और यदि ट्रांसफरी और ट्रांसफरर कंपनी में मतलब समझ में नहीं आ रहा तो बड़ा मुश्किल होगा। मेरी बात भी सिंपल सी बात मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ। ट्रांसफरर कंपनी वो होती है जो ट्रांसफ़र हो रही है। ट्रांसफरी कंपनी जिसमें लास्ट में डबल ई लिखा होता है, TRANSFER लिखा होता है, उसमें ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे 2 गिलास में पानी है, आधा आधा गिलास, आपने एक गिलास को, उनका नाम है ए और बी, तो एक गिलास का पानी आपने बी गिलास में डाल दिया, तो जो एक गिलास का पानी आपने बी गिलास में डाला है, बी हो गया है ट्रांसफरी कंपनी, और एक जिसका पानी डाला है आपने बी गिलास में, ए हो गया ट्रांसफरर कंपनी, और जिस गिलास में डाला है वो गया ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। ये हिसाब होता है अमलगमेशन और मर्जर में। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें सिर्फ इतना कह रहा है जब आप ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो जो असेट्स और लायबिलिटी है वो आप ट्रांसफ़र कर दो, वो आप ट्रांसफरर कंपनी की जो असेट्स लायबिलिटी है वो आप इनकॉर्पोरेट कर दोगे ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट में, और रिजर्व सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखा जाएगा और कोई भी रिजर्व उसमें नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की। इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ट्रांसफरी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन। ये क्या कह रहे हैं कि यदि आपने कंसिडरेशन जो है उसकी जो उसकी वैल्यू है उससे ज़्यादा अमाउंट रिकवर किया है ट्रांसफरर कंपनी से नेट असेट्स की, तो आप अपनी ट्रांसफरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए गुडविल उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। यदि आपने जो कंसिडरेशन रिसीव किया है नेट असेट्स का ट्रांसफरर कंपनी से वो आपने ज़्यादा एक्वायर्ड कर लिया है, ज़्यादा ले लिया है ट्रांसफरी कंपनी ने, तो आप क्या करोगे ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एक्सेस अमाउंट जो है वो एज ए गुडविल हेड बना के डालोगे, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, जो उसकी नेट असेट्स की जो वैल्यू है उससे कम अमाउंट आपने कंसिडरेशन रिसीव करा है, तो आप उस डिफरेंस को कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालोगे। समझ में आया आपको? ये वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है, यदि आप ट्रांसफरर कंपनी की नेट असेट्स की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट आपने कंसिडरेशन रिसीव करा है ट्रांसफरी कंपनी ने, तो ट्रांसफरी कंपनी एज गुडविल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुडविल हेडिंग दे के उसको अमाउंट को जो एक्सेस अमाउंट है उसको रिकॉर्ड करेगी। और यदि ट्रांसफरी कंपनी ने नेट असेट्स की ट्रांसफरर कंपनी की नेट असेट्स से कम वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव करा है, तो वो कम अमाउंट का जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व हेड बना के आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द गुडविल अराइजिंग और अमलगमेशन शुड बी अमोर्टाइज्ड टू इनकम एज ए सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ टाइम, ठीक है। गुडविल इनकम देती रहती है अपने लाइफ टाइम में थोड़ा थोड़ा। अमोर्टाइजेशन पीरियड शुड नॉट बी एक्सीड 5 ईयर, जो ऋण मुक्ति पीरियड है, अमोर्टाइजेशन यानी कि ऋण मुक्ति पीरियड है, वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, जब तक सम वट लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। यदि वो जस्टिफाइड करता है 5 साल से ऊपर तो ही वो 5 साल से ऊपर काउंट होगा, अदरवाइज वो 5 साल के अंदर अंदर में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, द रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी का रिजर्व है अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व तो आपने अपनी ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस शीट में लिख लिया है,
स्टैट्यूटरी रिजर्व यानी कि कानूनी रिजर्व, यानी कि जो छुटपुट के खर्चे होते हैं, कानून के जो कंप्लायंसेस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके जो आपने रिजर्व रखे हैं। द रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी का रिजर्व है अदर देन द स्टैट्यूटरी रिजर्व शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ के आप ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। द स्टैट्यूटरी रिजर्व रेफर टू दोज रिजर्व विच आर रिक्वायर्ड टू ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड फॉर लीगल कंप्लायंसेस। ठीक है, लीगल जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है सिर्फ वो आप ट्रांसफरर कंपनी का अपनी ट्रांसफरी कंपनी अपने उसमें बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेगी, क्योंकि उसको कानूनी कंप्लायंसेस में छुटपुट खर्चों के लिए वो पैसा चाहिए होता है, उसके लिए वो उसको हेड बना के लिखेगी। द स्टैट्यूट under a statutory reserve is created may be required to the identity of such reserve to be maintained for a specific period के लिए आप इसको मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द, ये वही कह रहा है जो मैंने आपसे बोला, वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी फॉर रिकॉर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व इन द बुक्स ऑफ अकाउंट of the transferee company are complied with such statutory reserve of the transferor company should be recorded in the financial statement of the transferee company by creating a relevant statutory reserve account। ये वही सब बात कह रहा है कि जो statutory account जो हेड है वो आप लिखोगे छोटे मोटे खर्चों के लिए ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे होते हैं रिजर्व बुक्स में। Corresponding debit should be given to a suitable account head amalgamation adjustment account which should be disclosed as a part miscellaneous expenditure or similar category in the balance sheet when the identity the statutory reserve is no longer required to maintain both reserves and the opposite account should be reserved। ठीक है, ये सब यही बात कह रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुई परचेज मेथड में कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, परचेज मेथड के पहले हम पूरा इसको कवर अप कर लेते हैं। देखिए पहला इसमें पैराग्राफ में क्या कह रहा है, जब आप फाइनेंशियल ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ट्रांसफरर कंपनी के असेट्स और लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें। ठीक है, जो उसकी वैल्यू होगी, और रिजर्व सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व जाएगा और कोई किसी भी तरीके का रिजर्व ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और जो एक्सेस अमाउंट है नेट ट्रांसफरर कंपनी की नेट असेट से जो ट्रांसफरी कंपनी ने कंसिडरेशन रिसीव करी है, वो यदि एक्सेस अमाउंट में रिसीव करी है तो वो एक्सेस अमाउंट क्या हेड बन के जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुडविल का बन के जाएगा। और यदि आपने अंडर द कंसिडरेशन अमाउंट रिसीव करा है नेट असेट्स की, तो आप उसको कैपिटल रिजर्व के हेड में डाल के उसको कंप्लीट करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसफरी कंपनी की। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ ये कह रहा है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि गुडविल जो है वो अपना अमोर्टाइज्ड करती रहेगी इनकम को सिस्टमेटिकली वेज में, और जो इसका पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, बशर्ते यदि वो 5 साल से ज़्यादा है तो वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, और रिजर्व फिर यहाँ पर इसके नीचे वाली जो पॉइंट है इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो लिखे जाते हैं बुक्स में ट्रांसफरी कंपनी के, क्योंकि वो जो छुटपुट खर्चे होते हैं उसके हेड बनाने के लिए उसके खर्चे के लिए दिए होते हैं, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमने, और यहाँ पर ये बॉक्स बना के लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, 2 तरीके के अमलगमेशन होते हैं, 2 तरीके के अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन अंडर सेक्शन AS 14 के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी राउंड अप करते हैं। बॉक्स में लिखा अमलगमेशन 2 तरीके के होते हैं। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन अंडर AS 14 के तरह 2 मेथड होते हैं इसको करने के। क्या होता है, पहला 2 तरीके के अमलगमेशन कौन से हो गए, नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन अंडर AS 14 2 मेथड होते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड। ठीक है, और जब परचेज मेथड जहाँ पर होता है वो कहाँ पर होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो होता है वो अप्लाई कहाँ पर होगा, नेचर ऑफ मर्जर में, और जो परचेज मेथड होता है वो कहाँ पर अप्लाई होता है, नेचर ऑफ परचेज में। ठीक है, ये यहाँ पर इस वाले बॉक्स में पूरा आपको लिखा हुआ है। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और समझ में आ गया हो तो बता देना। ठीक है, चलो बाय।